नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जालिम बहू ने बूढ़े सास ससुर को वृद्धाश्रम जाने पर किया मजबूर, तो सास ने सिखाया सबक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सुबह हो गई है आशीष, उठो ना, देखो बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज तो 2 घंटे तक टहलते रहते हैं, ना जाने क्या करते हैं पार्क में। आज तो हद ही पार कर दी। 8 बज गए हैं और तुम्हारे बाप को होश ही नहीं है। वैसे खाने में 1 मिनट देर हो जाए तो इतना ड्रामा करते हैं, और अब देखो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अरे सुन भी रहे हो कि नहीं? दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं, किसी की कोई बात ही नहीं सुनते हैं। रश्मि, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम होश में ही नहीं हो। जब देखो बस जुबान चल जाती है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं बस ऐसे ही कह रही थी। आप भी क्या बुरा मान गए? देखिए ना, बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। तभी शंकर प्रसाद जी घर में घुसते ही हैं कि तभी आशीष उनसे पूछता है, कहाँ चले गए थे? इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे आपका। कम से कम अपना नहीं तो हमारा ख्याल तो करते कि हम दोनों को एक ही दिन की छुट्टी मिलती है हफ्ते में, उसमें भी आपको चैन नहीं मिलता हमें परेशान करने से। इससे पहले कि अब आगे आशीष कुछ बोलता, इतने में ही शंकर प्रसाद जी बोले, अरे बेटा, मैं बालों को कलर कराने चला गया था। कल शाम को मेरे दोस्त के बेटे की शादी में जाना है, और मुझे पता है तुमको और बहू को एक ही दिन की छुट्टी मिलती है, इसलिए तुम्हारे लिए नाश्ता लेने चला गया था। तभी आशीष बोलता है कि बस कीजिए, अपनी गलती छुपाने के लिए नाश्ते का बहाना मत बनाइए। और आप नहीं जा रहे कहीं भी शादी में? आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको कुछ भी बाहर का खाने को मना किया है। आपको तो अपनी सेहत की कुछ पड़ी ही नहीं है। एक हम हैं जो एक एक पैसा जोड़कर घर चला रहे हैं, और आप हैं कि आपको कोई मतलब ही नहीं है अपनी सेहत से। सही बात है, बेटा कमा रहा है तो देगा, आपका थोड़ी ना कुछ जा रहा है। इतना सब सुनकर शंकर प्रसाद जी मायूस हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो उसके लिए उसका पसंदीदा नाश्ता लेकर जाएंगे तो उनका बेटा उछलकर उनके पास आकर खुशी से फूला नहीं समाएगा, जैसा वो बचपन में करता था। पर बेटे के मुंह से इतना कुछ सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। क्या ही कहते वो। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चले गए। कमरे में बैठे बैठे कुछ सोच ही रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए। तभी उनकी पत्नी कमरे में जानकी जी आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अपने आंसू को छुपाते हुए बोले, अरे कुछ नहीं, वो रघु से मिला नहीं ना, तो उसकी याद आ रही है। अरे तो आज उनके बेटे की शादी है ना, चलना ही है शादी में, तब मिल लीजिएगा। शंकर प्रसाद जी अपनी पत्नी को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे पता चलता कि उनके बेटे ने उन्हें मना किया है शादी में जाने से तो वो भी दुखी हो जाती, और उन्हें अपनी पत्नी का मायूस होना अच्छा नहीं लगता। अरे कहाँ सोच में पड़ गए जी, मैं सुबह मंदिर क्या चली गई, आपने तो खुद को इतना दुखी ही बना लिया। जानकी जी को इतना तो एहसास हो गया था कि बात कुछ और है, पर वो बस शंकर प्रसाद जी का मूड सही करने का प्रयास कर रही थी। जानकी जी बहुत सीधी और अच्छी महिला है, उन्हें सबकी चिंता करना और सबका ख्याल रखना पसंद है। पर वहीं दूसरी तरफ उनकी बहू रश्मि है, जिसे अपने अलावा किसी की पड़ी ही नहीं है। और तो और उनका बेटा पर भी उनकी बहू की संगत का असर दिखाई देने लगा है। तभी जानकी जी अपने पति से पूछती है कि आप चाय लेंगे? शंकर प्रसाद जी चाय के शौकीन थे, इसलिए वो कभी चाय के लिए मना नहीं करते थे। उसके बाद अपने पति के लिए चाय बनाने रसोई में चली जाती है, और साथ ही साथ जो नाश्ता शंकर प्रसाद जी लाए थे वो भी प्लेट में लगाने लगती है। वहीं वो देखती है कि उनके बेटे और बहू तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। तभी वो बाहर आती है और बोलती है, अरे बेटा, आज तो रविवार है ना, तुम्हारी छुट्टी होगी ना, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
और अभी तो नाश्ता भी नहीं किया है। रुको, नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता करके जाना। तभी आशीष बोलता है, अरे क्या माँ, हम लोग को एक ही दिन मिलता है, घूमने जा रहे हैं, नाश्ता आप और पापा कर लेना, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी, रात तक आ पाएंगे, आप अपने खाने का देख लेना। और हाँ, अगली बार से जाते समय टोकना मत, आपको पता है ना मुझे पसंद नहीं कोई मुझे जाते समय टोके। फिर भी आपको समझ कहाँ आता है, कर दिया ना सारा मूड खराब। अब बार बार फ़ोन मत करना, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। और इस बात का ख्याल रखना, अगर आगे से मुझे जाते हुए टोका ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर आशीष और रश्मि गेट से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इतने कटु वचन सुनने के किस माँ का दिल नहीं भरेगा। ऐसा ही जानकी जी के साथ हुआ। इतना सुन के ही उनके आंखें भर आईं। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, वो देखती हैं कि उनकी बहू रश्मि वापस घर में अंदर की तरफ उन्हीं की ओर बड़ी चली आ रही है। तभी रश्मि उनके पास आकर रुकी और बोली, अरे माँ जी, वो क्या है ना, मुझे और इन्हें आने में देर हो जाएगी और फिर कपड़े वगैरह भी पड़े हैं, तो आप कपड़े धो देना। मुझे तो आने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि मुझसे कुछ होता ही नहीं है, और फिर कल काम पर भी जाना है। उफ, ये काम भी तो कितना है, आप देख लेना। इतना कहकर रश्मि वहाँ से चली जाती है। अपनी बहू का बर्ताव जानकी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी वो उसे अपनी बेटी की तरह रखती हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद वो अंदर से एकदम टूट सी गई थी, और उन्हें इतना एहसास भी हो गया था कि सुबह उनके पति भी शायद उनके बेटे और बहू की किसी बात से दुखी थे। फिलहाल के लिए वो अपने आप को समझाते हुए अपना और शंकर प्रसाद जी का नाश्ता लगाने लगती हैं। शंकर प्रसाद जी और जानकी जी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं कि कैसे जब उनका बेटा छोटा था तो वो उसे घुमाने के लिए ले जाते थे, कैसे जब वो रोने लगता तो अपनी बाहों में उसे उठाकर उसे झूला झुलाते थे। ये सब सोचकर वो बस अपनी बीते समय को याद कर रहे थे कि इतनी ही देर में फ़ोन की घंटी बजती है। जानकी जी फ़ोन उठाती हैं। दूसरी तरफ से रामनाथ जी बोलते हैं, नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप, और शंकर कहाँ है? जानकी जी कहती हैं, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? अरे ये बैठे हैं, रुकिए मैं बात कराती हूँ। अजी सुनिए, देखिए राम भाई साहब का फ़ोन है। हाँ आता हूँ। शंकर जी जानकी जी से फ़ोन लेकर रामनाथ जी से बातें करने लगते हैं। और बता रामू, कैसा है, शादी की तैयारी हो गई? रामनाथ जी बोलते हैं, नहीं हूँ बढ़िया। शंकर जी पूछते हुए, क्यों, क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कह रहा है? अरे इसका मतलब क्या है, मेरे बेटे की शादी है, तू मेरा इकलौता दोस्त है और तुझे तो पहले ही आ जाना चाहिए था, पर तू है, तुझे फुर्सत ही नहीं है। शंकर प्रसाद जी बहाना लगाते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो इसलिए नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कर दे। ऐसा कहते हुए शंकर प्रसाद जी को बहुत दुख हो रहा था। वो अपने दोस्त से झूठ नहीं बोलना चाह रहे थे, पर क्या ही करते, उन्हें अपने बेटे की वजह से झूठ बोलना पड़ा था। आज शंकर प्रसाद जी को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा उन्हें इतना पहले जाने नहीं देता, तो वो नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त को ये सब पता चले। आखिर उनके बेटे की बदनामी वो कैसे देख सकते, इसलिए उन्होंने बहाना बना दिया। शंकर प्रसाद जी ये बोले ही थे कि रामनाथ जी बोले, अच्छा आज तो जल्दी आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहते ही रामनाथ जी ने फ़ोन काट दिया। अब शंकर प्रसाद जी सोच रहे थे क्या करें, चले जाएं, बहू और बेटा तो वैसे भी लेट आएंगे तो हम लोग चले ही जाते हैं, उनके आने से पहले आ जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा, एक काम करता हूँ, एक बार और पूछ लेता हूँ बेटे से कि चले जाए या नहीं। इतना सब शंकर जी बोलने ही वाले थे कि जानकी जी बोलती हैं, अरे बेटे, बहू को परेशान करने की क्या ज़रूरत है,
हम लोग उनसे पहले आ जाएंगे और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शंकर प्रसाद जी भी जानकी जी की बात से सहमत हो गए। जानकी जी और शंकर जी जाने के लिए तैयार हो गए और घर बंद करके निकल ही रहे थे। शंकर जी अपना स्कूटर निकाला और चल दिए। हालांकि उनके पास अपनी गाड़ी भी थी, पर उन्हें स्कूटर से जाना ज़्यादा पसंद था। वो और जानकी जी रामनाथ जी के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त का घर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर जगह लाइट और फूलों से सजा हुआ था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। वो इससे पहले कुछ कह पाते, सामने से आते हुए रामनाथ जी ने उन्हें गले से लगा लिया। गले लगाते ही शंकर प्रसाद जी अब पुराने दिनों को याद कर रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो तीनों घर के अंदर चले गए और रामनाथ जी शंकर प्रसाद जी से बातें करने लगते हैं। रामनाथ जी एक प्रॉपर्टी डीलर थे, तो उनके पास बहुत पैसा था। उनका घर एक बंगले की तरह आलीशान था और उनके घर में एक बड़ा सा गार्डन भी था। उसी गार्डन में जाकर शंकर जी और रामनाथ जी बैठे थे और जानकी जी और रामनाथ जी की पत्नी रोहिणी जी अंदर बैठकर बात कर रहे थे। शंकर जी रामनाथ जी से पूछते हुए, और बता क्या काम है, आ गया हूँ मैं। रामनाथ जी बोलते हैं, अरे अब तू आ गया है ना, आराम कर। बढ़िया, कोई काम नहीं है। अब वैसे भी कोई काम नहीं था, वो तो तू इतने दिनों से मिला नहीं था ना, तो सोचा कि तेरे साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लूँगा। अब क्या था, दोनों यार अपने पुराने दिन ताज़ा कर रहे थे। दोनों इतने खो गए थे, शंकर प्रसाद जी को होश ही नहीं था कि उनका बेटा और बहू उनके घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अब सब बारात के साथ जाने के लिए तैयार होने लगे। जानकी जी और शंकर प्रसाद जी भी तैयार हो गए जाने के लिए और सब नाचते नाचते मैरिज हॉल तक पहुँचे। उनका फ़ोन रास्ते में बज रहा था, पर इतना शोर होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया। अब सब मैरिज हॉल के अंदर गए। तभी जानकी जी दौड़ते हुए शंकर प्रसाद जी के पास आए और बोली, अरे सुनते हो, आशीष और बहू आने वाले थे ना, इंतजार कर रहे होंगे। शंकर प्रसाद जी बोले, अरे अच्छा याद दिलाया, चलो जल्दी। वो लोग रामनाथ जी बताकर वहाँ से चले जाते हैं। शंकर प्रसाद जी सोचते हैं, अगर उनका बेटा आशीष घर आ गया होगा तो बहुत ही गुस्सा होगा। रात के 12 बज रहे थे। जानकी जी और शंकर प्रसाद जी घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहू और बेटा घर के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी वो चाबी लेकर ताला खोलने लगते हैं। तभी उनका बेटा बोलता है, क्या बुड्ढे, क्या ज़रूरत है अभी से खोलने की? हाँ, और इतनी देर से कहाँ मर गया था तू? आशीष पूरी तरह से नशे में धुत था। जानकी जी खड़े होकर ये सब देख रही थी। उनका खून उबाल मार रहा था। उन्होंने उससे तब कुछ भी नहीं कहा। पूरा मोहल्ला उन लोगों को ही घूर रहा था। शंकर प्रसाद जी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो चारों अंदर चले गए। ये सब सुनना शंकर जी के लिए एक धक्का लगने जैसा था। वो कुछ कह पाते कि वो अपने कमरे में चले गए। उसके बाद जानकी जी कमरे में जा ही रही थी कि रश्मि बोलती है, क्या री बुढ़िया, तुझे बोला था ना सफाई कर देना। जानकी जी कहती हैं कि पर सब साफ तो पड़ा है, किचन में बर्तन भी साफ हैं। इस पर रश्मि बोलती है, अच्छा सब साफ पड़ा है। फिर रश्मि किचन में जाती है, सारे कांच के बर्तन जमीन में गिराने लगती है और सारा दूध बाहर फर्श पर फैला देती है और बोलती है, अरे ये क्या गलती से फैल गया। चल बुढ़िया, लग जा काम पर, मुझे बिल्कुल साफ घर चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर, समझी? और तुझे बोला था ना कि नहीं जाना है शादी में, तू गई कैसे? और रश्मि जानकी जी को धक्का देते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। एक तरफ से शंकर जी ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे, कौन से बुरे कर्म किए हैं जो हमें ये सब देखना पड़ रहा है। जानकी जी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ न कहते वहाँ से साफ करके वहाँ से चली जाती हैं।
जानकी जी रात भर सो नहीं पाई थी। दुख से ज़्यादा उन्हें अपमान परेशान कर रहा था। उन्होंने सोच लिया था कि वो और उनके पति यहाँ नहीं रहेंगे। बस और नहीं, उन्होंने एक प्लान बनाया। अगले दिन जब सब उठे तो आशीष अपने माता पिता के कमरे में आया। शंकर जी को लगा कि वो उनसे माफ़ी मांगने आया होगा, पर इससे पहले वो कुछ बोलते आशीष बोलता है, पापा आपको मना किया था ना कि कहीं शादी में नहीं जाना है। आपको किसने बोला शादी में जाने को? मतलब आपको पता भी है कि मुझे और रश्मि को आपकी वजह से सड़क पर बैठना पड़ा। सारा मोहल्ला हमें ही देख रहा था और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठाया। मतलब पापा आप इतने गंवार कैसे हो सकते हो? इतना सब सुनाकर आशीष वहाँ से चला गया। जानकी जी अब बस सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। अब जानकी सबका नाश्ता लेकर आती हैं और कहती हैं कि नाश्ता बन गया है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे थे। फिर आशीष बोलता है, माँ पापा आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? और आप लोगों को एक बात समझ नहीं आती क्या कि आप बुढ़े हो चुके हैं? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। और यदि ज़्यादा जाना किया ना तो मैं भेज दूंगा आपको वृद्धाश्रम। फिर देख लेना। आपको पता है ना मैं किस किस्म का आदमी हूँ। इतना सुनकर उसके माता पिता का दिल पसीज गया, पर वो कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में जाकर सो जाने का नाटक करने लगे। अगले दिन जब आशीष और रश्मि ऑफिस चले गए तब जानकी जी ने चुपके से वकील को बुलाया। उस वक्त शंकर जी भी बाहर गए हुए थे। जानकी जी अपने बेटे और बहू का व्यवहार बहुत अच्छे से को जानती थी और जानकी जी अपने बेटे और बहू के व्यवहार से बहुत ही परेशान थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने बेटे बहू को सबक सिखा कर रहेंगी, पर वो जानती थी कि उनके पति बहुत भावुक हैं और वो अपने बेटे से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने पति से कुछ न कहते हुए खुद ही प्लान बनाया। शंकर प्रसाद जी की सरकारी नौकरी से रिटायर थे और उनके पास काफ़ी ज़मीन थी। वैसे तो ये सब उनके बेटे का ही था, पर यदि बेटा नकारा हो और माँ बाप की इज्जत ना करे, क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का? जानकी जी ने सारी संपत्ति शंकर जी और अपने नाम कर ली। यहाँ तक कि वो घर जिसमें वो रहते थे वो भी उनका था। उसी शाम जानकी जी किसी से बात कर रही थी। जानकी जी बोलती है कि ठीक है, कल आकर आप एक बार घर देख जाएंगे, उसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि सब तोड़ने में और फिर नया बनाने में भी तो समय लगेगा। इतनी बात करते हुए रश्मि ने सुन लिया और वो भागकर आशीष के पास गई, ये बताने के लिए कि वो तुम्हारी माँ ने ऐसे बात कर रही थी फ़ोन पर कि घर देख जाना और तोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह। आशीष बोलता है, तुम्हारे कान खराब हो गए हैं, माँ क्यों करने लगी ऐसा? और फिर हम कहाँ रहेंगे? तुम पागल हो, माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं पूरे दिन क्या क्या सुनती रहती हो। उस रात सब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। शंकर जी को धक्का न लगे इसलिए जानकी जी ने अपना प्लान शंकर जी को बता दिया। शंकर जी को भी उनकी योजना माननी पड़ी। अगले दिन 7 बजे घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। कोई है क्या? तभी अंदर से जानकी जी आती हुई बोलती है, आइए शर्मा जी, देखिए यही घर, एक बार चेक कर लीजिए जरा और बता दीजिए कैसे बनाना है। शंकर जी शर्मा जी को अंदर घर दिखाने के लिए ले जाते हैं। तभी उनका बेटा आता है और जानकी जी से पूछता है, ये सब क्या है माँ? ये कौन है और घर क्यों देख रहे हैं? जानकी जी इससे पहले कुछ बोलती कि शर्मा जी बोलते हैं, घर तो अच्छा है, बड़ा भी है, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसे वृद्ध आश्रम बनाने में जल्दी ही हो जाएगा। जानकी जी बोलती हैं, ठीक है भाई साहब, तो कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दीजिएगा। ठीक है, तो मैं फिर कल से ही काम शुरू कर देता हूँ। इतना कहकर शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। इस पर आशीष और रश्मि बोलते हैं, ये क्या हो रहा है और हम कहाँ जाएंगे? तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतने में जानकी जी बोलती हैं,
बेटा तू कह रहा था ना कि वृद्धाश्रम भेज देगा, तूने ही तो हमें इस घर से निकालने की बात की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने घर को ही वृद्धाश्रम बना लूं। कम से कम तुझ जैसी औलाद से तो अच्छा है कि हम वृद्धों के साथ ही रह ले। और हाँ, मैंने जमीन बेच दी है, तो तुम लोग अपना देख लेना, तुम्हें कहाँ रहना है, हमारे पास जगह नहीं तुम जैसों के लिए। ये सब सुनकर आशीष और रश्मि का दिमाग ठिकाने आ गया। वो मिन्नतें करके माफ़ी मांगने लगे, पर जानकी जी का दिल पत्थर हो चुका था। उन्होंने उन्हें माफ़ नहीं किया और 1 महीने के अंदर वृद्धाश्रम तैयार हो गया। जानकी जी और शंकर प्रसाद जी उसकी देख रेख करने के लिए एक स्टाफ रख लिया। अब जानकी जी और शंकर जी ने अपने साथ साथ अपने जैसे बहुत से वृद्धों का जीवन संवारा। अपने माता पिता को ऐसे परेशान करके और उन्हें दुखी करके आशीष को अपने माता पिता की कीमत समझ आ गई थी। अब आशीष और रश्मि दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।